फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए नेट पेपर 1 के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये नेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सीरीज में 20 पार्ट्स है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द सेंट्रल point of classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of idea is known as। विचारों में गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार मतलब क्लासरूम कम्युनिकेशन का कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करने को कहा जाता है। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ a dynamic pattern of idea is referred as systemization, problem orientation, idea protocol and mind mapping। Systemization व्यवस्थापन, समस्या अभिविन्यास, आइडिया प्रोटोकॉल और माइंड मैपिंग। तो सबसे हम पहले इसको समझ लें एक एक करके, उसके बाद फिर हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो सिस्टमाइजेशन क्या है? यह एक है कि नया सिस्टम बनाना है, नई व्यवस्था स्थापित करना, क्रिएट करना। तो इसका जो प्राइमरी आरंभिक इसका बेनिफिट क्या है नया सिस्टम क्रिएट करने का, कि आप जो भी प्रोसेस है, जो भी सिस्टम है, जो भी प्रक्रिया है, उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। तो सिस्टम को डेवलप करने से क्या होता है कि ये सबको मदद करता है कि जब सिस्टम आप नया डेवलप करते हैं तो आप कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ भी नया कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, समस्या अभिविन्यास। ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति का जो जनरल रिस्पॉन्स होता है जब वो समस्या फेस करता है, जब वो प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसमें क्या होता है कि जनरल रिस्पॉन्स कोई भी व्यक्ति का क्या होगा किसी समस्या में, कोई इसमें स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है, बल्कि कोई भी समस्या पर किसी भी व्यक्ति का सामान्य रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इसको कहते हैं कि ये जो भी होता है इसे हायर ऑर्डर का मेटा कॉग्निटिव एक्टिविटी कहता है, कि मतलब किसी भी व्यक्ति का प्रॉब्लम के प्रति क्या उसका अभिविन्यास होता है, क्या ओरिएंटेशन होता है, वो किस तरह से समस्या का समाधान करना चाहता है। तो ये अब पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव जिसका प्रॉब्लम ओरिएंटेशन होता है सब, वो क्या कहता है, जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं, जब खुद को आप हेल्पलेस समझते हैं, असहाय महसूस करते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने में, वो समस्या आपको धमकी के रूप में दिखती है या बाधा के रूप में या ऑब्स्टेकल के रूप में, और इसमें क्या होता है कि आप अपनी एबिलिटी पे शक करने लगते हैं समस्या को समाधान करने में। तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेशन नेगेटिव में। और पॉजिटिव में क्या होता है कि आप समस्या को समाधान करने में स्वयं को काबिल समझते हैं और आप आराम से उसे हैंडल करते हैं। फिर आता है आइडिया प्रोटोकॉल। आइडिया प्रोटोकॉल क्या है कि ये जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल है, उनको एक आइडिया प्रोटोकॉल जो है उसको एक सिंगल प्रोटोकॉल में, ये प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल में बदल देता है। मतलब क्या है कि जो भी बहुत सारे लोगों को, एक्सपर्ट्स को लाया जाता है जो कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर दें और अपने तरीके से, तो अलग अलग तरीके का, जिसको हम कहते हैं और आइडियाज, सब व्यक्तियों का अलग अलग तरीका का आइडिया आता है। आइडिया प्रोटोकॉल में क्या है कि अलग अलग ग्रुप्स के एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन दिया जाता है और वो आंसर उसका देते हैं। और माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग आप इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि कोई एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें कि आप उसके आंसर्स को देते हैं। तो माइंड मैपिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग से थोड़ा ज़्यादा यूजफुल होता है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे आंसर्स आते हैं और जो सबसे सुटेबल आइडिया होता है उसे यूज किया जाता है।
तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ डायनेमिक प्रॉब्लम जब होता है ना, तो इसमें इसको माइंड मैपिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर या कोई भी क्लासरूम में जब कम्युनिकेशन को बिगिन करना है और आइडियाज लेना है, तो टीचर क्या करता है कि किसी भी ये कोई भी प्रॉब्लम आके थ्रो करता है क्लास में। और क्लास में क्योंकि सब तरह के बच्चे होते हैं, तो बहुत तरह के आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज में सबसे उपयोगी आइडियाज को लिया जाता है, तो इसे हम माइंड मैपिंग कहते हैं। इसका आंसर होगा माइंड मैपिंग। दूसरा क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस अदर देन द स्पीच को हम is affected by its the sorry इसका क्वेश्चन एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच आर नोन एज। भाषण के अलावा जो भी आवाज है वॉइस का, जो कि भाषण छोड़कर कोई दूसरा एस्पेक्ट जो है बोलने का, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, फिजिकल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज और डिलीवरी लैंग्वेज। तो इसका आंसर तो है पैरा लैंग्वेज। पहले हम आंसर को टिक करते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। इसका आंसर है, तो स्पीच क्या, स्पीच का जो नॉन वर्बल, जो बिना बोले जो नहीं बोला जाता, उसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके वॉइस की क्वालिटी, आपके बोलने का इमोशंस, स्पीकिंग स्टाइल, स्ट्रेस, कोई आप देखते होंगे कि कुछ लोग को बोलने में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत बल लगाना होता है, कोई बहुत भावुक होकर बोलता है, कोई बहुत बिंदास बोलता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपके क्वालिटीज ऑफ वॉइस जो है ना, ये आपका ये पैरा लैंग्वेज है। तो ये जो आप भाषण दे रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज है वॉइस का एस्पेक्ट में, कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, आपका इमोशंस किस तरह का है। तो पैरा लैंग्वेज क्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज का, संचार का। जब हम आपस में बात करते हैं, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को के महत्व को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो ये डिवाइस में जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन, किस तरह से आपके चेहरे का भाव होता है बोलते समय, बॉडी का लैंग्वेज, आपका टोन हार्श टोन है या सॉफ्ट टोन है या माइल्ड टोन है, आपके जेस्चर्स खुशनुमा है या आप गुस्से में बोल रहे हैं, ये आपकी बात की मीनिंग को समझने में तो क्या करता है, हेल्प करता है, कन्वे करता है क्या बोलना चाह रहे हैं। भाषण जो आप बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उसके अलावा आपके हाव भाव भी आपकी बात को पहुंचाने में मदद करता है। तो पैरा लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल है। आप बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वो वर्बल है क्योंकि वो बोल रहे हैं, लेकिन आपका टोन जो है, पिच जो है बोलने का, या किस तरीके से आप बोल रहे हैं, ये सारा चीज पैरा लैंग्वेज है। तो पैरा लैंग्वेज क्या हुआ, वॉइस में स्पीच के अलावा जो एस्पेक्ट होता है आपके वॉइस का, जैसे आप बहुत हार्श टोन में बोल रहे हैं, बहुत सॉफ्ट टोन में बोल रहे हैं, तो ये हुआ पैरा लैंग्वेज। ठीक है। फिजिकल लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी का लैंग्वेज कैसा है, जबकि आप आपका जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब फिजिकल लैंग्वेज हुआ। पर्सनल लैंग्वेज क्या हुआ, या किसी भी, यह लैंग्वेज जो है ना, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बोला जाता है, बल्कि यह तरीका है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी बात कहता है, किसकी हैंड मूवमेंट ज्यादा है, या कोई इस वर्ड्स देखते होंगे कि बहुत लोगों का, जिसको हम तकिया कलाम कहते हैं, तो उसका यूज करता है। तो ये सारी चीजें आती हैं। फिर डिलीवरी लैंग्वेज क्या होता है, कि किस तरह से आप डिलीवर करते हैं अपनी बात को, किस तरह से लोगों के सामने रखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है। तो इसलिए आपके स्पीच का जो टोन है, जो क्वालिटी है, जो इमोशंस है, दैट इज नोन एज पैरा लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। हर तरह की जो भाषा होती है, प्रत्येक तरह का जो संचार होता है, जो हम बात करते हैं, किसके द्वारा प्रभावित होता है, बातचीत, स्वागत, प्रसारण, गैर विनियमन और कॉन्टेक्स्ट। इसमें से इसका सही आंसर है कॉन्टेक्स्ट। पहले आंसर टिक करते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि किस
सेटिंग में ये बात या संचार हुआ, ये कम्युनिकेशन हुआ, किस सेटिंग में। तो कॉन्टेक्स्ट बताता है कि क्या कहा गया, कैसे कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया। बहुत सारी बातें होता है कि इस परिस्थिति में कहा गया तो सही है, दूसरी परिस्थिति में वो बातें गलत हो जाती हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, हर तरह की बातचीत को प्रभावित करता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कहा जाता है कि 4 एस्पेक्ट है कॉन्टेक्स्ट का। पहला होता है फिजिकल, कल्चरल, दूसरा, तीसरा सोशियो साइकोलॉजिकल और चौथा टेम्पोरल। तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हुआ कि ये जो आपका कॉन्क्रीट एनवायरनमेंट है कि कहाँ कहा गया, इट कैन इस मंदिर में कहा गया कि रेस्टोरेंट में कहा गया, हर एटमॉस्फेयर का अपना रूल होता है और वहाँ कहे जाने बात वाली बात का अलग असर होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसके वैल्यूज किस तरह का है, लाइफ स्टाइल्स और बिहेवियर ऑफ पीपल कैसा है, इस तरह की चीजें प्रभावित करती हैं। जब कोई चीज, कोई बात कही जाती है तो वो सही है या गलत है, उसमें उस संदर्भ में उसकी बात होती है। फिर सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, वहाँ पर किस उस ग्रुप का क्या नॉर्म है, क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है, कैसी इंटीमेसी लेवल है, उसमें स्पीकर ने किस तरह से कहा, उस संदर्भ में स्पीकर के कथन का क्या मतलब निकलता है। फिर है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मैं जो भी बात कही गई उसका सीक्वेंस क्या है, क्योंकि ये मूड ऑफ द कन्वर्सेशन, किस मूड में कहा गया, गुस्से में कहा गया या नॉर्मल कहा गया या इसी तरह हंसी मजाक में कह दिया गया। सो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो रिसेप्शन, ट्रांसमिशन और नॉन रेगुलेशन जो ऊपर दिया गया है, ये क्या है? ये इफेक्टिव जो भी संचार होता है ना, इफेक्टिव कम, उसमें ये बैरियर के रूप में होते हैं, लेकिन हर टाइम में नहीं। रिसेप्शन में है कि जो रिसीव कर रहा है मैसेज, वो किस तरह से रिसीव कर रहा है। उस हो सकता है कभी उसे गलतफहमी हो जाए रिसीव करने में, कि सुनने में गलती हो जाए या कभी मैसेज इग्नोर कर दिया, तो ये होता है कि किस तरह से आप रिसीव कर रहे हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन का कोई गारंटी नहीं है मैसेज का कि ये रिसीवर सही ढंग से समझ रहा है। जैसे मैं ही ये चीज़ समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप में से सब लोग ये जो मैं समझाना चाह रही हूँ वही नहीं समझ रहे। हो सकता है किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो, उनको वो गलत तरीके से या कुछ और समझ ले रहे हैं। ट्रांसमिशन क्या है कि आप किस तरह से अपनी बात कहते हैं, कैसे, कौन सा मीडियम यूज करते हैं, किस तरह से चैनल, आप कौन सा चैनल यूज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो ये भी आप बहुत अफेक्ट करता है। आप देखते होंगे कि मेरा कोई कोई वीडियो में आवाज क्रैक कर जाती है, तो मेरा जो ट्रांसमिशन है वो फिर सही नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि रिसीव करने में दिक्कत होती है। और कभी कभी मीडियम में क्या होता है, किस मीडियम का यूज हो रहा है। तो ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए कौन सा मीडियम, टीवी से अगर आप किसी चीज को मैसेज दे रहे हैं तो ज्यादा लोग को कवर करेगा। नॉन रेगुलेशन में क्या है कि उसका कोई ऑफिशियल रूल नहीं होता है, इसलिए जो भी कम्युनिकेशन जो प्रभावित होता है सबसे ज्यादा वो कॉन्टेक्स्ट के द्वारा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स। शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, और कमजोर छात्र के बारे में, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, कमजोर छात्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर्स to adopt innovative methods of learning यहाँ होगा, या अधिगम के नवीन तरीकों को अपना, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेड्स। तो इसका आंसर है कि टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, फिर टू हेल्प टीचर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव नए तरीकों को अपनाने में मदद करने के लिए, और टू हेल्प द टीचर ट्रेड में फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो इसका आंसर है 2। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर
ये टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, शिक्षकों को गंभीरता से पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को लर्निंग के नवीन तरीकों को अपनाने में, और शिक्षकों के लक्षणों में नहीं, शिक्षकों के गुणों में, शिक्षक के गुणों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेमिनार। सेमिनार का क्या 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 विशेषताएं हैं। पहला, इट इज अ फॉर्म ऑफ academic instruction. It involves questioning, it involves questioning, discussion or debates. It involves large group of individuals. इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल हैं। इसमें पूछताछ, चर्चा और बहस शामिल है। यह एकेडमिक निर्देश का एक स्वरूप है। इसमें कुशल व्यक्तियों की भागीदारी की आवश्यकता है। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन। तो इसका आंसर है, it is an academic instruction. It involves questioning, discussion and debate. पूछताछ, चर्चा, ये एकेडमिक निर्देश का एक तरीका है। और इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसमें स्किल्ड कुशल व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक होती है। तो आंसर तो इसका हो गया 4। तो सेमिनार क्या है? सेमिनार एक ऐसा गैदरिंग है लोगों का जिसमें कि किसी भी पहले से निर्धारित टॉपिक पे डिस्कस होता है। ये गैदरिंग में इंटरैक्शन सेशन होता है। लोग अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं और फिर पेपर प्रेजेंट करने के बाद वो अपने विचार पेपर में जो विचार व्यक्त करते हैं उसमें लोग उनसे प्रश्न करते हैं। वो जो टॉपिक दिया रहता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाते हैं। ये इसमें एक या इसमें कई प्रेजेंटर होते हैं और उसके बाद इसमें कुशल व्यक्तियों की भागीदारी होती है जो उसको की नोट स्पीकर के रूप में होते हैं। वो उस विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हैं। तो ये हो गया सेमिनार के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग मटेरियल। तो एपीए स्टाइल का इटैलिसाइज द टाइटल्स ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और ऐसे जर्नल, लेख, निबंध जैसे छोटे कार्यों के शीर्षक को इटैलिक्स में लिखें। फिर क्या है, इन्वर्ट ऑथर्स नेम, ऑथर्स के नेम को इन्वर्ट करें, मतलब अंतिम नाम पहले, सरनेम पहले। इटैलिसाइज द टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, किताबों और पत्रिकाओं के लंबे कार्यों के शीर्षक को इटैलिक्स में डालें। अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट। तो एपीए क्या है? एक एपीए है अमेरिकन ऑफिशियल स्टाइल ऑफ, एपीए है ये क्या है, ये हम पहले लिख लें। एपीए स्टाइल है, फॉर्मेट है। ये एपीए फॉर्मेट जो है ना, तो ऑफिशियल स्टाइल है किस चीज का? ऑफिशियल स्टाइल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल, एपीए का फुल फॉर्म। ये भी आपको जानना जरूरी है, किससे भी प्रश्न आ सकता है। एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये हो गया एपीए। इसको फुल फॉर्म इसका हो गया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और ये किस चीज में ज्यादा इसका यूज होता है? साइकोलॉजी में यूज होता है, एडुकेशन में यूज होता है और सोशल साइंस में यूज होता है। ठीक है, एपीए का फॉर्मेट कैसा होता है? पहले ऑथर होगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ वर्क। देखो ये ऐसा ही फॉर्मेट होता है, टाइटल ऑफ वर्क, पब्लिशर का नाम आएगा, फिर सिटी, पब्लिशर सिटी, पब्लिशर का सिटी, फिर स्टेट और फिर कोलोन के बाद पब्लिशर। इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जैसे इसको हम एक उदाहरण से लिखते हैं।
कि अगर एडम स्मिथ है तो होगा स्मिथ एडम, ऐसे हुआ स्मिथ ए, अब मान लो 1980, ये फुल, इसके बाद फुल स्टॉप है, 1980 ईयर ऑफ पब्लिकेशन और टाइटल ऑफ वर्क वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब है एडम स्मिथ की, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया, लेकिन इसके बारे में फिर मुझे आगे नहीं पता, इसे लिख दो सपोज ये न्यूयॉर्क से छपा है, NY पब्लिशर हो गया, और उसके बाद है पब्लिशर का नाम रख दीजिए कुछ भी आप, SBPD कुछ भी, है ना। तो ये हो गया। तो जब भी किसी बुक को आप APA में डालते हैं तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि ऑथर का नाम इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नेम कैपिटलाइज होगा लेकिन फर्स्ट लेटर और फर्स्ट वर्ड ऑफ द टाइटल और सब टाइटल, और इसके बाद आप इन्वर्ट होने का मतलब हुआ एडम स्मिथ, स्मिथ ए हो गया, और फुल टाइटल ऑफ बुक फिर सब टाइटल्स इस फॉर्मेट में आएगा। तो इसका आंसर हमारा है BCD, इन्वर्ट ऑथर नेम। ठीक है, कलर बदल देते हैं, ये हो गया पहला, ये आएगा, फिर आ गया C में इटैलिसाइज द टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक्स एंड जर्नल्स, और अल्फाबेटिकली इंडेक्स द रेफरेंस लिस्ट। सो आंसर इज 2। नेक्स्ट, question number 7, which of the following statement is true in the context of testing a hypothesis? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला है इट इज ओनली द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसे कि टेस्ट किया जाता है। दूसरा है कि इट इज ओनली नल हाइपोथेसिस, जिसको टेस्ट किया जाता है, केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जाता है। बोथ द ऑल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, दोनों वैकल्पिक और शून्य परिकल्पना दोनों को का परीक्षण किया जा सकता है। बोथ ऑल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड, दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो हमारा है कि केवल आंसर क्या है कि जो यह केवल नल हाइपोथेसिस, केवल हम शून्य परिकल्पना का हम परीक्षण कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है कि दो तरह का स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस में, परिकल्पना दो तरह का होता है, एक नल होता है जिसे शून्य परिकल्पना, और दूसरा वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस बहुत सिमिलर लगते हैं लेकिन होते हैं अलग। नल हाइपोथेसिस बताता है कि कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, जो भी हम कर रहे हैं उसमें कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट नहीं है हमारे एक्सपेरिमेंट में, जैसे, और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से दिखाते हैं, नल हाइपोथेसिस को हम H0 से दिखाते हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है, वैकल्पिक हाइपोथेसिस परिकल्पना, उसे हम H1 से दिखाते हैं। वो क्या होता है H1? ये जो बोलता है कि वहां पर उसमें बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट नहीं है हमारे एक्सपेरिमेंट में, कुछ नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है, और इसमें बताते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व्ड इफेक्ट है। तो इसका ये हाइपोथेसिस में इनइक्वालिटी होता है और नॉट इक्वल टू सिंबल होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय HA और H1। ठीक है, तो हम जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी जगह आप ये देख रहे हैं टेस्टिंग एक्शन में कि क्रिमिनल ट्रायल्स किसी जगह पे हो रहा है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ये मान के चल रहा है
कि जो डिफेंडेंट है वो इनोसेंट है, जो भी जिसे क्रिमिनल कहा जा रहा है वो इनोसेंट है जब तक कि उसका दोष या उसका गिल्ट साबित नहीं होता है। तो हमारा इनिशियल क्या होगा कि हमारा इनिशियल एजम्पशन होगा कि डिफेंडेंट इज इनोसेंट। ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दो हो गया कि अल्टरनेटिव, तो नॉट गिल्टी इज इनोसेंट और नॉट गिल्टी हो गया एच, और H0 और H1 क्या होगा कि डिफेंडेंट इज गिल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमेशा मान के चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस सही है, ये मान के चल रहे हैं कि ये सही है। अगर ये सही है, ठीक है, इसे हम मान के चलते हैं कि सही है, तो ये हमारा प्रोसिक्यूशन टीम जब बोलता है एविडेंस करेक्ट करता है, सब चीज लाता है, और उसके बाद बोल सफिशिएंट एविडेंस के आधार पर जूरी बोलता है डिसीजन, जो भी एविडेंस है उसके आधार पर कि ये डिफेंडेंट गिल्टी है। जब फैसला होता है तो ये पाया जाता है कि डिफेंडेंट गिल्टी है। तो डिफेंडेंट गिल्टी है, तब हम क्या करेंगे, ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। देन नल हाइपोथेसिस विल बी, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जब अगर वो डिफेंडेंट जो है वो गिल्टी पाया गया, तो और ये अगर नहीं पाया गया तो क्या होगा कि वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि केवल नल हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं, पहले नल हाइपोथेसिस मान लेते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। तो अगर डिफेंडेंट इनोसेंट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और नहीं है गिल्टी पाया जाता है तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए टेस्ट किसका होता है, केवल नल हाइपोथेसिस का। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, हमने मान लिया कि नल हाइपोथेसिस हमारा है कि जो डिफेंडेंट है या जो अपराधी है, वो जो व्यक्ति है डिफेंडेंट, वो गिल्टी है, और जब हम टेस्ट करते हैं तो एविडेंस के आधार पर पाते हैं कि डिफेंडेंट गिल्टी है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और अगर नहीं हो वो गिल्टी पाया जाता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। Which of the following statement is not true in case of participatory research? तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के केस में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट रिकॉग्नाइजेस नॉलेज एज पावर, यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। इट एम्फेसाइजेस ऑन पीपुल एज एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के रूप में लोगों पर जोर देता है। इट इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जांच की सामूहिक प्रक्रिया है। इट्स सोल पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज नॉलेज। तो इसका पार्टिसिपेटरी रिसर्च जो होता है ना, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, तो ये बोलता है कि यह एक ऐसा अप्रोच है रिसर्च का कि जो बताता है, इस चीज पर जोर देता है कि ये पार्टिसिपेशन और एक्शन पर जोर देता है। क्या चीज पर जोर देता है? पार्टिसिपेशन एंड एक्शन, मतलब सहभागिता और क्रियात्मकता पर जोर देता है। तो ये क्या बोलता है कि वर्ल्ड बाय ट्राइंग टू चेंज इट, तो ये कलेक्टिव इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर देता है, ग्राउंडेड इन एक्सपीरियंस एंड सोशल हिस्ट्री। तो ये क्या चीज पर मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसका सोल पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान का उत्पादन करने पर जोर देता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करके उसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन करके एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्त करने में, सोशल हिस्ट्री में लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके उसमें वो ज्ञान प्राप्त करने में जोर देता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च जिसे हम सहभागी अनुसंधान भी कहते हैं, ये रिसर्च जो है एक्शन अप्रोच है।
रिसर्च टू एक्शन अप्रोच है, जिसमें क्या होता है कि ये ग्रुप डिस्कशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, सर्वे इत्यादि से जो रिसर्च किया जाता है, इसे पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। इसका है कि किसी भी प्रोग्राम को इम्प्रूव करना, ज्ञान को इम्प्रूव करना, और इस नया ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग attributes denote the great strength of a teacher? पहला है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, फिर है संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी, सेटिंग एग्जाम्पल्स, विलिंगनेस टू पुट assumptions to the test, परीक्षण के लिए मान्यताओं को रखने की इच्छा और गलतियों को स्वीकार करना, acknowledging the mistakes। तो ये जो चीजें हैं कि शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है, तो इसमें हमें ग्रेट टीचर क्या होता है? जो ग्रेट टीचर होता है वो टीचिंग वर्क और वर्किंग विथ चिल्ड्रन में वो पैशनेट होता है, वो अपने काम के प्रति पैशनेट होता है, वो स्टूडेंट्स के लाइफ को प्रभावित करने में और उनके अपने उदाहरण सेटिंग एग्जाम्पल सेट करके उन्हें प्रभावित करने के लिए वो तैयार रहते हैं, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं, और उन बट इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में उनका फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसमें क्या है, पहला तो वो फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट करने में रहते हैं, और फिर assumptions, willingness to put assumptions to test, गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। केवल उनका संस्थागत प्रबंधन में फुल टाइम भागीदारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 4 चॉइस मिलता है, उसमें से आपको चुनना होता है, तो उसमें कौन सा कथन सही है? दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स सिस्टम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स सही गलत प्रकार के प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद है, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्या है कि इसका आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट ये ना ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से ज्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स में तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इस तरह का होता है ना। और मोर ऑब्जेक्टिव होने का 4 ऑप्शंस होता है, और चारों ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि काफी क्लोज ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, इसलिए ये ज्यादा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।